Yes, please. Good morning, everyone. So, in the previous part हम लोगों ने टॉपिक जो डिस्कस किया दैट इज मेन ऑडिटिंग प्रोसेस अपने आप में कल हम लोगों ने 8 पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप क्या करें नोट डाउन करें, जिनमें से नंबर 1 पॉइंट सबसे पहले आपके पास क्या आया, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। क्लियर? जिसमें अभी डिस्कशन मैंने थोड़ी थोड़ी ही चाहे स्टार्ट करी है रिगार्डिंग दैट, बट आज बुक में से कंटेंट आगे पढ़ेंगे। बट मेरे लिए वो प्रोसेस हर टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट है। जब भी आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पहला मेरा पॉइंट वही पूछा जाएगा कि हमने ऑडिटिंग की अप्रोच या प्रोसेस क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले ऑडिटर परफॉर्म जो करता है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। एज द नेम स्टेट्स, एंगेजमेंट होने से पहले, like checking the integrity of the management, evaluating the independence, and performing the procedure for client acceptance and continence. Clear? देन आफ्टर दैट वर्ड आपने क्या कहा, अगर वो मेरी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे बीच में क्लैरिटी अगर आ जाती है, देन हम लोग आप उस ऑडिट असाइनमेंट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज नंबर 2 पॉइंट इज ऑडिट एंगेजमेंट। क्लियर? ऑडिटर की एंगेजमेंट कर ली जाएगी, देन ऑडिटर अपना काम करना शुरू करेगा, जिनमें नंबर 1 स्टेप आप लोगों ने क्या पढ़ा, दैट इज पहले तो वो क्या करेगा, प्लान। प्लानिंग करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले द नॉलेज ऑब्टेन करनी पड़ेगी रिगार्डिंग द क्लाइंट बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट एंड द एंटिटी इन विच ऑपरेट्स, मतलब जिस एनवायरमेंट में वो ऑपरेट करती है उस इंडस्ट्री नॉर्म्स को समझना, रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस को समझना, कई सारी बातें मतलब आपको उसके बारे में पता करनी पड़ेंगी। जैसे मैं सबसे बड़ा पॉइंट, एनेक्टमेंट्स उनके ऊपर कौन कौन से एप्लीकेबल है। मान लो जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा, उसके बाद नेक्स्ट ऑन कई और सारी चीजें भी एप्लीकेबल होंगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। क्लियर? आफ्टर दैट वर्ड हम जो कहते हैं कि जब ऑडिटर ने प्लान कर लिया, स्ट्रेटेजी बना ली और साथ के साथ प्रोग्राम तक भी अपना फाइनली कर लिया कि स्टेप बाय स्टेप उसने क्या काम करने हैं, कौन कौन से प्रोसीजर लगाने हैं। नंबर 4 पॉइंट आपने क्या पढ़ा, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने शुरू किए जाते हैं। ठीक? जिसका NTE, 3 वर्ड बोल रहा हूं, NTE, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, प्लानिंग के अंदर ही क्या हो जाती है, डिसाइड हो जाती है। मैंने कल प्लानिंग के अंदर भी एक वर्ड लिखा था, लेआउट, या एक डिसीजन मेकिंग कर लेना। दैट इज कि NTE, कौन से प्रोसीजर लगाओगे, कब लगाओगे, किस हद तक लगाओगे, ये कॉमन वर्ड चलेगा, ये मतलब पूरी ऑडिट में बुक में मिलेगा। NTE स्टैंड्स फॉर नेचर, टाइमिंग एंड, नेचर मीन्स कौन से, टाइमिंग मीन्स कब, एक्सटेंट मीन्स किस हद तक वो प्रोसीजर लगाए जाएंगे। प्लानिंग के अंदर ऑडिटर आपका पहले से डिसाइड कर लेता है। देन आफ्टर दैट जब प्रोसीजर तुम लगाओगे, सर प्रोसीजर लगाने से तुम्हें क्या मिलते हैं, एविडेंसेस। एविडेंसेस मस्ट भी क्या होने चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएट स्टैंड्स फॉर, एंड आई नीड बोथ। मुझे दोनों चाहिए, मुझे सफिशिएंसी भी चाहिए और एप्रोप्रिएटनेस भी चाहिए। देन आफ्टर दैट आप लोगों ने पॉइंट पढ़ा, एविडेंस आपको क्या चीज करने में मदद करते हैं, कंक्लूड, टू मेक अ ओपिनियन, टू ड्राफ्ट अ ओपिनियन। एंड ओपिनियन की टाइप्स हमने पहले डिस्कस करी थी, 2 तरह की, वन इज अनमॉडिफाइड, सेकंड इज मॉडिफाइड। क्लियर? मॉडिफाइड के अंदर कितनी होती है, 3। तीन भी नहीं कहूंगा, बेसिकली वजह तो 2 ही होती है, जहां तुम काम कर पाए या काम नहीं कर पाए। क्वालिफाइड तो दोनों का हाइब्रिड है, काम कर पाए एंड नेगेटिविटी है तो वर्ड एडवर्ड्स, काम ही नहीं कर पाए, डिस्क्लेमर। अगर आप कह रहे हो जी वो ये दोनों वर्ड कब जाते हैं, जब चीजें मटेरियल हो एंड प्रिवेसिव हो। बट अगर सिर्फ मटेरियल है, प्रिवेसिव नहीं है, सिर्फ मटेरियल है, उस केस में क्या चलेगा, क्वालिफाइड। और क्वालिफाइड की लैंग्वेज ही कैसे स्टार्ट होती है, पहला वर्ड एक्सेप्ट दैट, ये छोड़ के बाकी सही है, उसका मीनिंग ही ऐसा है। एंड जब आपने ओपिनियन ड्राफ्ट कर ली, सर ओपिनियन कौन सा, आपने ओरली बतानी है। ओपिनियन आपको क्लियरली एक्सप्रेस करनी पड़ेगी वाया रिटर्न रिपोर्ट, जिसको कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट, जो प्रिपेयर की जाएगी एज पर द स्टैंडर्ड्स। और स्टैंडर्ड्स में भी मैंने कल लिखवाया था वर्ड 700 सीरीज। मैं बहुत सारी बातें पर्टिकुलरली अगले चैप्टर्स के भी बीच में लेके चल रहा हूं। क्यों? आप ये बिलीव करोगे या खुद मुझे कहकर भी जाओगे, सर पहले दिन भी जो ऑडिट पढ़ा था, लास्ट वाले दिन भी जो ऑडिट सुना है, सारा सेम है, कि सारा ही सेम सा लग रहा है। आपका लेक्चर 1 और लेक्चर 75 दोनों ही सेम है, हमें सेम ही रहेगा। इन्हीं वर्ड्स में ही तुम कंसेप्चुअली क्या करते रहोगे, खेलते रहोगे। हाँ कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग हैं,
बट आपको उसमें थोड़ा रिटेन करने में क्या लगता है टाइम, तभी आपको क्या समझाया, डे 1 से अपनी कॉपी लगाओ। आज से तो हो जानी चाहिए, क्योंकि आज आप बुक का कंटेंट शुरू कर रहे हैं ऑफिशियली। क्लियर? तो अपना एक प्रॉपर रजिस्टर लगाओ। एंड अल्टीमेटली मैं भी डेट नोट कर रहा हूँ, चिल्ड्रन डे। समझे पॉइंट? 14 नवंबर आज अपनी है पर्टिकुलरली, तो आपका रजिस्टर आज लग जाना चाहिए। एंड 20 मिनट्स, 20 मिनट्स इफेक्टिवली इफेक्टिवली, मैं कह रहा हूं चाहे ऑरली तुम 20 मिनट कम कर लो, बट लिखो, हाथ से लिखो, मैक्सिमम कंटेंट लिख कर देखो बार बार, तुम खुद बिलीव करोगे सर, वोकैबुलरी पे बड़ा अच्छा होल्ड आ रहा है, वर्ड रिटेन होने शुरू हो रहे। ये लॉ से क्वाइट डिफरेंट है। बेशक पढ़ाने वाला सेम है, मैंने ही आपको लॉ पढ़ाया, बट मैं खुद कह रहा हूं कि मेरा भी यहाँ पे व्यू पॉइंट ऑडिटिंग को लेकर क्या मिलेगा, उल्टा लॉ से ये कम है। लॉ के लेक्चर जाते हैं 95+, ये तो है ही 75 का, है ही नहीं इतना कंटेंट। पर ये चीजें ग्रास्प करने में, रिटेन करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो हम नहीं चाहते कि लास्ट में कोई बच्चा आप में से ये फील करे सर मेरे को तो रिटेनेंस नहीं होती। एंड लिखना इज नॉट अ गारंटी कि एक बार लिख कर देख लिया तो मतलब सदा के लिए याद हो गया। रिकॉल इज एवरी टाइम, रिवीजन इज एवरी टाइम। इसका सोल्यूशन ही एक है, रिवीजन। मैं ये नहीं कह रहा तुमने 2 पेज आज शाम को लिख लिए जाकर तो अल्टीमेटली वो तो पक्का ही हो गया। कौन सा पक्का सर? रिकॉल तो हर बार ही करना पड़ता है, बट एटलीस्ट वो रिवीजन करते टाइम, रिकॉल करते टाइम तुम्हें ये होगा कि मैंने इसको लिख के देखा हुआ है। तो मेरे लिए इतनी भी कोई मुश्किल चीज नहीं है कि मैं इसको रिकॉल करने में उतना टाइम लगाऊं। दैट इज द थिंग जो आपको यहाँ पे माइंड मेकअप करना होगा इस सब्जेक्ट को लेकर। अगर तो इस वे से चलोगे, 100% श्योरिटी देता हूँ किस बात की, कि आपको कभी भी डिस्कंफर्ट फील नहीं होगा। एंड गारंटेड आप अल्टीमेटली अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे, सर चल जाएगा, बढ़िया वैसे हो जाएगा, थोड़ा और रिवीजन करेंगे, मतलब पॉजिटिव थॉट मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। पर चीजें चलानी पड़ेंगी। मैं तभी कह रहा हूं कि आज आपका ऑफिशियल रजिस्टर लग जाना चाहिए रिगार्डिंग दैट। एंड घर पे जाकर, चाहे हमने उसकी ये डेफिनेशन भी लिखी कि एज पर आईसीआई ऑडिटिंग का मतलब क्या, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जी, किस चीज की? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? किसकी? एंटिटी। एंटिटी कौन? प्रॉफिट ओरिएंटेड और वेदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स क्या लिखा हुआ है, साइज, लीगल फॉर्म, हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं। एंड व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, और जब ऐसी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है विद द व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, तुम लिटरली देखना कि सर पहले तो ना इसको पढ़ने की चीज सीखो, ब्रेक, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ो। एक बार में एक सांस में नहीं पढ़ना, दूसरा सांस आएगा। एक बार में नहीं पढ़ना, उसको तोड़ लो, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। क्या, कब, क्यों, कैसे, ये छोटे छोटे वर्ड्स जब ऐड करोगे ना, फिर वन शॉट दोबारा प्रोनाउंस करो। ये स्ट्रेटेजी दे रहा हूं इस चीज को पढ़ने की, होल्ड करने की। अगर तो इस वे से चलोगे, क्योंकि आपके सामने पढ़ाऊंगा मैं भी ऐसे कि यहां पे रुक, पहले यहां तक का मीनिंग बता, फिर आगे बता, फिर आगे बता, फिर इसको ज्वाइन कर, फिर देख वर्ड टू वर्ड फ्लो तक कैसे बनता। कहने की बात होती है, बैच मैं तो कॉमन टेकअप कर रहा हूं, सबको कॉमन लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, किसी को मैं अलग से जाके कुछ नहीं पढ़ा रहा। बट उसी बैच में से एग्जाम्शन भी आ रही है, उसी बैच में से .40 भी आ रहे हैं, उसी बैच में से 40 से कम भी आ रहे हैं। बात मानने की, सही मानकर चलेंगे, स्ट्रेटेजी हैंड्स प्रूव्ड है ये, कि अपन ने काम देखा है होते हुए कि फर्क दिख रहा है सर, लिखकर बड़ा फर्क पड़ता है जी, चीजें बहुत क्लियर होती हैं लिखकर। कल्ला सुनने से थोड़ी कुछ होगा, इसको बनाओ, हाथ से लिखो। अपन कह रहे हैं कुछ लिख, ऑडिट के बारे में लिख। मैं बेशक चैप्टर 2 करा रहा हूं, तेरा मन करके चैप्टर 1 का कुछ लिख के देखे, लिख। मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा तुम्हें करने के लिए, कुछ लिख, पर लिख। मेरे को तो वो 20 मिनट्स की डेली एक राइटिंग पार्ट चाहिए, कि चाहे अपन ने सर इंडिपेंडेंस के बारे में बात करी, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, क्या मतलब क्या इन चीजों का, एंटिटी का मतलब क्या है, वेदर इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, वेदर इट इज नॉट, लिख। जितनी आदत, और 20 मिनट मैंने कुछ ज्यादा नहीं मांगी। अगर 1 आवर भी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब्जेक्ट डेली आपकी स्टडी पार्ट में रहना चाहिए टिल लास्ट। अब स्टार्ट हुआ है टिल लास्ट। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां भी तुम अगर छोड़ भी दोगे, 4 दिन बाद भी उठाएंगे तो भी वैसा है।
तो भी प्रोविजन याद है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन में ये लिखा हुआ है, ये याद नहीं है, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हमें थोड़ा काम उस अकॉर्डिंग टू करना पड़ेगा। कहीं आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद पता लगे डायरेक्शन गलत थी, मैंने 15 दिन भी वेस्ट करे। डे वन से आपको इस विजन के साथ ही आगे चलना। क्लियर। सो जब रिपोर्ट आपकी रेडी हो जाएगी, रिपोर्ट के बाद फाइनल स्टेप अपना जो होता है दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इस पे तो काफी चर्चा हुई। हमारा चैप्टर नंबर 6 ही पर्टिकुलरली क्या है, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, कि सर ये तो फाइनल असेंबली आपको करनी पड़ेगी। और मैंने ये कहा था डॉक्यूमेंटेशन लास्ट में नहीं होती, लास्ट में तो असेंबल होती है। डॉक्यूमेंटेशन तो बिगिनिंग से ही, वो सबसे पहला स्टेप कौन था, प्रीलिमिनरी, वहीं से शुरू होगी थी। जो जो चीजें काम की मिली फाइल में लगाना शुरू। और हाँ, फाइनली फाइल जाके रेडी कब करेंगे, जब रिपोर्ट वगैरह हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर एक फाइनल फाइल क्या करेंगे, रेडी करेंगे, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नाउ कल हमने जो डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी, और पहले तो ओरिजिन ही डिस्कस करा कि सर ये जो आपका ऑडिट है, इस ऑडिट का ओरिजिन क्या है। ओरिजिन तो सर मतलब अर्थशास्त्र से हमें वहां पे पढ़ने को मिला कि ये वर्ल्ड लेवल पे टर्म है, ये कौन सा, ये वर्ड ओडायर, जिसका मतलब होता था टू हियर, सुनना। अब ये चीजें ना सारी सारी मॉड्यूल से ली गई, पहले बुक में ऐसा कुछ नहीं होता था। पर वही बात है, मॉड्यूल इज मॉड्यूल, कहीं ना कहीं सुजेस्टेड आंसर भी इनके बेसिस पे रेडी होते हैं। तभी पर्टिकुलरली इस बुक में इन्होंने कंटेंट ही क्या उठा लिया, मॉड्यूल। हाँ, मॉड्यूल इतने मोटे मोटे हैं, ये एक पतली सी बुक बना दी, प्रेजेंटेशन थोड़ी टाइट कर दी, बच्चे को वैसे ही हौसला हो गया, ऑडिट इतना सा है, ये देखने में इतना सा है उतना ही है, कंटेंट उतना ही है। समझे पॉइंट। पर मैं आपको एक पॉजिटिव चीज कह सकता हूं कि आपका अगर आज 100% पे हार्डनेस पे तैयारी करेंगे ना, तो जाकर थोड़ा मीडियम या सॉफ्ट लेवल का तैयार होंगे। पर पहले ही सॉफ्ट लेवल की तैयारी कर लेंगे, पेपर से उड़ेंगे। उसका कारण ही क्या बनता है, आप बिल्कुल शॉर्ट चीजों में चले जाएंगे, बिल्कुल समरी। यार समरियों से पेपर थोड़ी पास होते होते, समरी होती है जस्ट टू रिवाइज इट, कि आपको पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट आपको याद है, बस आपने एक समरी से नजर लगा ली, चलो ठीक है। लिखने में समरी थोड़ी आएगी। सुनिए, यहां पे कल हम लोगों ने पहले तो डेफिनेशन ऑडिट की इसके अकॉर्डिंग पढ़ी, एज पर आईसीआई, कि एज पर आईसीआई डेफिनेशन जो है, ऑडिट इज एन क्या है, ये तो सर मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनेशन तो ठीक है, बट दैट एग्जामिनेशन मस्ट भी क्या होनी चाहिए, फिर तो है फायदा नहीं, रहन दो। नहीं, पहले ही जवाब है, रहन दो सर। फिर अगर इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वही बात कि अगर तुमने भी वही मैनेजमेंट की चार बातें बोलनी थी, उसकी हाँ में हाँ मिलानी थी, बट तो मैनेजमेंट ही ठीक थी, पता नहीं सच बोल रही थी, पता नहीं झूठ बोल रही थी, फिर तेरे को बुलाने का फायदा क्या हुआ। आपको बुलाने की मेन वजह क्या है, कि आप हमें ट्रूथ एंड फेयरनेस का भरोसा दिलवाओगे, एश्योरेंस, वी प्रोवाइड एश्योरेंस by doing auditing, by doing auditing is a process, auditing is a examination। जिसको देख, सिंपल सी बात, जब पहले मेरी उन पे तसल्ली होगी, तभी मैं आपको तसल्ली दिलवा सकूंगा। जब तक मेरी उस पे एश्योरेंस नहीं है, मैं तुम्हें एश्योरेंस कैसे दे दूंगा। और दूसरी बात, कल ही आपने सुना, ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस हमेशा क्या देगा, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आप चाहे 99.9 कह लो, 100 नहीं कहूंगा, कोई गारंटी कभी नहीं करूंगा। दैट इज सो ऑफ किस चीज की सर, फन। मुझे मुझे यहां से जो मेरा स्कोप दिख रहा है ना, मैं एफएस का ऑडिट करने जा रहा हूं, मैं पूरी एंटिटी का ऑडिट करने नहीं जा रहा। आप किसी भी एंटिटी में एंटर करते हो, तुम्हें दो एस्पेक्ट्स मिलते हैं, वन इज ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स एंड सेकंड इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। आई एम कंसर्न अबाउट व्हाट, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, मुझे आपके ऑपरेशनल बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं। अब अगर मैं कह दूं यहाँ पे ऑपरेशनल बैकग्राउंड क्या है, अटेंडेंस, बुक्स भेजना, क्लासेस का स्केड्यूल रेडी करना, क्या इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कोई लिंक है, क्या मेरी बैलेंस शीट से उससे कोई लिंक है, नहीं। ये होते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, कि उस एंटिटी की ऑपरेशनल एक्टिविटी। बट हेयर द ऑडिटर इज जस्ट टू डू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल। नेक्स्ट, ऑफ एनी एंटिटी। सर एनी एंटिटी का मतलब यहां पे क्या है, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या लिखा हुआ, इट्स साइज। और साइज मींस कोई सर स्मॉल स्केल एमएसएमई हो, स्मॉल स्केल हो, मीडियम स्केल हो, लार्ज स्केल हो,
हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। और इवन इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइक पार्टनरशिप है, कंपनी है, एलएलपी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, कोई हो, कि उसका लीगल फॉर्म क्या है, हमें को मतलब नहीं। ऑडिट सबका पॉसिबल है, आप जिसका चाहो ऑडिट करवाना सर, उसका भी। अरे सर, ऑडिट अपने आप में क्या है, जस्ट एक एग्जामिनेशन है, और वो किसी भी चीज की हो सकती है। बट यहाँ पे हमारे लिए ऑडिट का मतलब, सीए के लिए ऑडिट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट। मैं ऑपरेशनल, ऐसे तो जितनी मान लो कोर्ट्स हैं, द वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट, इनके भी तो ऑडिट होते हैं, वो ऑपरेशनल ऑडिट होते हैं, कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। होने को तो वो भी ऑडिट्स हैं। ऑडिट वर्ड ऐसा नहीं कि कल सीए की लाइफ में ये ऑडिट वर्ड आएगा, नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में भी ऑडिट होते हैं। वो कॉमन कहते हैं जी आज हमारा ऑडिट है। ऑडिट मतलब व्हाट वी आर डूइंग, उसकी क्या है, एग्जामिनेशन। आगे सर, एनालिसिस। अब जितने वर्ड आपने ऊपर पढ़े, अच्छा, इस एग्जामिनेशन के पीछे मोटिव एक ही, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एक है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दे। मेरे को और कोई कोई मतलब नहीं, मैंने सिर्फ उनके ऊपर अपनी राय देनी है, व्यू पॉइंट देना है, दैट्स इट। नहीं, कई बार मान लो सपोज कई कहते हैं जी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां निकलवानी है, ठीक करवानी है, सीए के पास चले जाओ ना। मेरा काम है उसके ऊपर जस्ट अपनी ओपिनियन देना। गलतियां प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, करेक्ट करना भी किसका काम है, मैनेजमेंट। हाँ, सिर्फ डी, डिटेक्ट, डी, डिटेक्ट, मेरे ऑब्जेक्टिव के साथ थोड़ा मैच है, क्योंकि मैं रिपोर्ट भी किस चीज के ऊपर कर रहा हूं, कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। सो इसीलिए उसके साथ एक वर्ड अटैच है, डिटेक्शन। हाँ, काम करते दौरान मेरे सामने अगर कोई मिसस्टेटमेंट आ गई, मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर प्रिवेंट करना, करेक्ट करना मेरा काम ही नहीं। चल, डिटेक्ट करके मैंने आपको बता दी, सही तो तुम ही करोगे, मैं थोड़ी करूंगा। मेरा काम तो सिर्फ क्या है, उसके ऊपर क्या करना, ओपिनियन प्रेस्क्राइब करना। मैं तो ओपिनियन दूंगा सर, दैट्स इट, मेरा मतलब नहीं है, करेक्ट आप ही करवाओगे। नाउ एनालिसिस, मैंने यही पूरी डेफिनेशन चार पार्ट्स में क्या कर दी, डिवाइड कर दी, जिनमें से नंबर वन, सबसे पहले इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, पढ़िए। इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट, हाँ जी, that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of the person who has engaged। आप सर अपने आप को सबॉर्डिनेटेड फील ना करें, कि आप पे कोई प्रेशराइजेशन है, आपको किसी की विशेष के अकॉर्डिंग टू काम करना पड़ेगा, आप अपनी मन मर्जी नहीं कर पाएंगे, देन सर आप अल्टीमेट इंडिपेंडेंट नहीं। और जहां इंडिपेंडेंस नहीं है, वहां पे ऑडिट करवाने का फायदा नहीं। नाउ द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइंट सो दैट ही कैन फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी, मेरे पे कोई इन्फ्लुएंस ना हो, कोई दबाव ना हो। और ये कल अपन ने काफी चर्चा करी है, काफी चीजें बताई हैं, मैंने चैप्टर 11 बेस भी बीच में लिया था कल। मैं वही कहता हूं कि मेरी जो पहले दो लेक्चर्स होते हैं, वो ओवरऑल सब्जेक्ट का क्या होते हैं, बेस होते हैं, कि उनको चाहे दोबारा सुनो, समझो। शायद क्लास में उतना आप नहीं ग्रास्प कर पाए, 80% कर पाए, 20% जो रह गया दोबारा सुन, पर वो आगे पूरे टॉपिक्स का क्या बनेगा, बेस बनेगा। अब आपने कल क्या कहा कि सर क्या हर जगह आपको इंडिपेंडेंस पूरी मिलेगी, नहीं, कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज, बट उसको तुम अवॉइड कर सकते हो या कम कर सकते हो बाय टेकिंग द प्रिकॉशंस। थ्रेट्स तो होंगी, इंडिपेंडेंस को लेकर थ्रेट्स तो प्रेजेंट होंगी, अगर तो एक्सट्रीम ही लेवल है थ्रेट्स, छोड़ो परे, काम लेना ही नहीं, काम लेना ही नहीं। पर अगर मैं कह रहा हूँ 80-90% तो ठीक है, 10-20% माड़ा मोटा तो होता ही है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो, कि ताकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। आप ये नहीं, मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल 100% इंडिपेंडेंट होंगे। वो कहाँ होंगे, जहां मैं ना कंपनी को, ना कंपनी के लोगों को, मैं किसी को नहीं जानता। जैसे वो कल नॉर्थ साउथ वाले एग्जांपल ले रहा था, मेरे को कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं, पर आप पंजाबी लोग हैं, रिलेशन बनाने में तो मिनट लगाते हैं। मन करे साउथ में भी रिश्तेदारी निकाल ले कहीं, कि तुम्हारे ताए का, चाचे का, मामे का कोई ना कोई तो होगा, अपनी नेचर ही ऐसी है। कहते नहीं, ये काम जहां तुम इन्फ्लुएंस्ड हुए ना, वहीं पे ऑडिट का पर्पस क्या हो गया, खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट। और ये क्यों रोटेशन करवाते हैं, जैसे आपने लॉ में पढ़ा था रोटेशन, ऑडिटर्स की रोटेशन का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, इंडिपेंडेंस। लिस्टेड खाते हैं, बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनीज हैं, आप लोग अगर मान लो 10-10 साल से उस कंपनी का ऑडिट करेंगे, इन्फ्लुएंस तो आएगा।
जिसको कहते हैं क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, लॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप, तभी उन्होंने क्या कहा, ना जी रोटेशन करवाओ, इस बार ऑडिट कोई और करेगा। ये इसलिए जरूरी है। आगे, सर, इंडिपेंडेंस इंक्रीजेस द ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट, क्या? तो मुझे किस बात का डर है फिर? जब मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने आपकी तो सुननी ही नहीं, मैंने तो अपने अकॉर्डिंग चलना है, विदाउट एनी बायसनेस, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, ऑब्जेक्टिवली नॉट सब्जेक्टिवली। जहां सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हुई, खतरा, इंडिपेंडेंस ब्रीच, थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस। यू मस्ट बिहेव ऑब्जेक्टिवली, कि मैं सबके लिए एक हूं, नॉट किसी के लिए। दैट इज आगे, देयर आर इवन, कहते हैं सर आप किस बात के लिए डरते हो? लॉ तक ये रिक्वायरमेंट बार बार आपको कह रहा है, स्टैंडर्ड्स आपको बार बार ये फोर्स कर रहे हैं कि यू मस्ट भी क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। अब इतना समझाने के बाद भी तू अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, फिर तो भाई तेरे पे भी केस ठोकेंगे, मिसकंडक्ट करेंगे, और पेनल्टियां लगाएंगे, मन कर तुझे सस्पेंड भी करेंगे। तेरे को डर किस बात का है? तुम ऑडिटर हो, तुम क्लाइंट से ऊपर हो, क्लाइंट जैसा भी हो पर्टिकुलरली, तू अपने अकॉर्डिंग चल। इसकी क्यों सुन रहा है, मैनेजमेंट की क्यों सुन रहा है? आप किन लोगों के लिए बैठे हो रिपोर्ट करने के लिए? मेंबर्स, नॉट द मैनेजमेंट। फिर वही बात, आप फिर जाके इनके साथ मिल रहे हो, नहीं। आप लेवल ऊपर, मैंने कल पूछा नहीं क्लाइंट बड़ा या हम बड़े? हाँ, हमारा डेजिग्नेशन बड़ा है। और ये चीजें मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हमने बहुत सीखी है, जितना रखा है एक्सपीरियंस, कि पर्टिकुलरली ये थोड़ी, जैसे मान लो क्लाइंट प्लेस पे जाओ, उनको कभी सर ना कहो, कभी मैम ना कहो, बाय नेम। हाँ, आपसे एज से बड़े, जी साथ में लगा दो, कि हाँ ठीक है जी, जो भी इनका नाम है। बट ये थोड़ी आप उनको, अगर एज अ ऑडिटर होकर तुमने उनको सर कह दिया, वो वैसे ही फैल जाएगा कि वाह जी वाह। ये ना, रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, बट उसको एज अ रिस्पेक्ट नहीं ले रहा, वो एज अ सुपीरियर सबॉर्डिनेट ले रहा है। अब बोलने को हम क्लास में बथेरी बार सर बोल देते हैं बीच में, चलो वो तो अपना पढ़ाने का सिस्टम है, कि अपने वे से अपनी एक टोन बनाई हुई है रिगार्डिंग दैट। बट ये थोड़ी, हम तो चलो कोई क्लाइंट्स भी मान लो को आते भी हैं, आप उसमें भी एक रिस्पेक्ट देते हैं, बट इसका मतलब थोड़ी समटाइम्स ना, हमने ये फील करा कि सामने वाला बंदा जब सर कहलाने के लायक नहीं है, वो ज्यादा ही फील ले गया, कि यहाँ तो मुझे सर कहना चाहिए, उल्टा टीचर मुझे सर कह रहा है। तो उसी टाइम पे करेक्ट, ये बंदा थोड़ा अलग लेवल का है, शायद वो उस चीज को गलत सेंस में ले रहा है। उसमें क्या होती है ना, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होती है कहीं ना कहीं, इन्फ्लुएंस। एंड व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ इंफीरियर इन फ्रंट ऑफ अदर्स, जब आप अपने आप को किसी मामले में इंफीरियर पाते हो ना, ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस आएगा। लाइक यू आर नॉट अपडेटेड विद दैट नॉलेज, तुम्हें उस मैटर के बारे में नहीं पता, यू आर डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर हो जाते हो, मैनेजमेंट, उनके सहारे तुम ऑडिट कर रहे हो, कि मैनेजमेंट बता देगी जगह जगह। जब आप अपने आप को लैक फील करते हो ना, तब ये इन्फ्लुएंसेस आने शुरू हो जाते हैं। आप कोशिश करो, कल अपन ने कहा अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर, भाई तू तैयारी करके जा, होमवर्क पूरा करके जा। पता है कि कल को अपना ऑडिट है, कोई नहीं, पूरी सर्च करके जाएंगे, अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाएंगे। होमवर्क मीन्स ये नहीं कि स्टूडेंट लाइफ में है सर, सीए लाइफ में पूरी होमवर्क है। कल को क्लाइंट से मिलना है, पिच लेनी है, मीटिंग कंडक्ट करनी है, आप अपना होमवर्क करके जाएंगे, कि उसके बारे में पता हो, एक एक चीज के बारे में। यही तो इंप्रेशनेबल पॉइंट्स है। आपको उसके बारे में पता ही कुछ नहीं है पर्टिकुलरली, यार उसको बात पे आने ही मत दो। हर चीज अपने बात पे प्लस लेकर चलो, नॉलेज में प्लस लेकर चलो, तो अगला काम देगा। क्लाइंट भी आपकी आंखों में क्या देखेगा, चमक देखेगा, कि भाई है दम, फिर तो बिजनेस दूं, फिर तो काम प्रोवाइड करें। आप ही वहां पे मान लो 250 हो गए, दे रहे हो, हाँ देख लो, कर भी सकते हैं, अलग वो एक कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि सेक्शन के अकॉर्डिंग ये चीज है तो है, देख लेता हूँ, अलग वो छोड़ पर यार, ये मरवाएगा कभी, ऐसा बंदा ढूंढे। तुम तो इतने गट्स रखोगे तो हाँ होएगा, चाहे ना हो तो संभाल लेंगे। अगले ने कॉन्फिडेंस देखना बस। क्यों, कोई पर्सन अपना यार लाखों करोड़ों का बिजनेस है, ऐसे थोड़ी आपको प्रोवाइड कर देगा। एंड ही ब्लाइंडली फेथ ऑन नॉट यू, ऑन द डिग्री, द प्रोफेशन, कि सर अकाउंट्स के मामले में, फाइनेंस के मामले में, टैक्स के नॉलेज के मामले में सीए से ऊपर कौन होगा इस टाइम?
ऑल ओवर इंडिया कोई डिग्री बता दो, चलो कोई डिग्री। इवन तेरे इनकम टैक्स वालों को भी इतनी नॉलेज नहीं होती। जितने तेरे आईआरएस एंड ऑल सारे बने हुए हैं, उनका बैकग्राउंड कभी पता कर लो, सब आर्ट्स बैकग्राउंड है, सब आर्ट्स बैकग्राउंड है मोस्टली। क्यों? वो उनको जीके जूके पढ़ाई जाती है, वो सारे आईएएस आईआरएस लाइन में कौन जाते हैं? सब तुम्हारे इंटर आर्ट्स आर्ट्स वाले मोस्टली। कॉमर्स बैकग्राउंड कोई है ही नहीं, बहुत कम निकलेंगे, बहुत कम। हाँ, उनका ना एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, वो प्रोविजंस क्लियर कर लेते हैं, जितने के नोटिस ड्यूटी वाला काम हो तो फिर करना पड़ेगा ना। जब कमिश्नर बना ही दिया, फिर काम तो सीखना पड़ेगा कि उसका काम क्या होता है, बस उनको उतना ही पता है। कई बार उल्टा है, मानो कोई सीनियर सी आ जाता है ना, उनसे सलाह ले रहे होते हैं कि इस केस में क्या निपटाएं, पेनल्टी लगाऊं का ना लगाऊं, उनको तो पता ही नहीं। हाँ, उनका रिच एक्सपीरियंस, मान लो 10 साल 15 साल इस पोस्ट पे रहे, उन्होंने केस ही इतने डील कर लिए, हिसाब पड़ जाता है चीज का। समझना पॉइंट, ये चीजें। तो इंडिपेंडेंस इज सच काइंड ऑफ मैंडेशन। आगे नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टेन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। हाँ जी, where a relative of director or a shareholder who is a CA कहाँ चले गए? देयर आर सर्टेन स्टैट्यूटरी प्रोविजन टू इंश्योर दैट ऑडिटर शैल बी क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस वेयर रिलेटिव ऑफ किसका? डायरेक्टर। अब कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ ली डिस्क्वालिफिकेशन 141(3), वो लंबी लिस्ट कि सर ये तो अलाउड ही नहीं। एंड उन्होंने कोशिश क्या करी है? आपको इंडिपेंडेंट रखने की। तभी हमने क्या करा, नंबर वन कि बॉडी कॉर्पोरेट तो अलाउड ही नहीं। फिर आगे आपकी कंपनी का एम्प्लॉय या कोई ऑफिसर, या आगे उस एम्प्लॉय का कोई सब एम्प्लॉय या पार्टनर, वो भी अलाउड नहीं। वो इतनी डिस्क्वालिफिकेशन, तकरीबन 10 पॉइंट हमने पढ़े थे। वो 10 पॉइंट देने की वजह क्या थी? आप लोगों को इंडिपेंडेंट रखना। मैंने कल नहीं बताया कि इंडिपेंडेंस कहां कहां से रिक्वायर्ड है? पहले तो स्टैंडर्ड्स, दूसरा एथिक्स, तीसरा स्टैट रिक्वायरमेंट्स। तीन चीजें फोर्स कर रही हैं तुझे इंडिपेंडेंट रहने में। नंबर वन, स्टैंडर्ड्स, एसए 200 पहले ही स्टैंडर्ड है, बेस स्टैंडर्ड है। ये खुद कह रहा है कि ऑडिटर मस्ट भी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। दूसरा, एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स। एंड तीसरा, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, द वेरियस एनेक्टमेंट्स में लिखा हुआ है ऑडिटर मतलब इंडिपेंडेंट ऑडिटर। आगे, सर इफ ऑडिटर मेंटेन्स, और मैं सर इसमें आपकी ही इज्जत बढ़ा रहा हूं, आपके इंडिपेंडेंट होने में आपका ही भला है, मेरा भला नहीं है। क्यों? जब आप विदाउट एनी बायसनेस ऑब्जेक्टिवली बिहेव करेंगे, आप अपने मन की सही ओपिनियन ड्राफ्ट कर पाओगे, क्योंकि मेरे पे किसी की प्रेशराइजेशन नहीं, मेरे पे किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं। जब ये सिनारियो होगा, मैंने किसी की सुननी नहीं, मैंने अपने अकॉर्डिंग चलना है। मुझे जो मेरे एविडेंसेस मिले सबको तमाम को सामने रखते हुए मैंने ओपिनियन क्या करनी है? ड्राफ्ट करनी है। एंड ऐसी ओपिनियन ऑलवेज क्या होगी? वैल्यूएबल। एंड तेरे शेयर होल्डर्स का, स्टेक होल्डर्स का जो मोटिव था, अगलों को मोटिव क्या हुआ? सर्व। और जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या बढ़ेगी सर? क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मींस उसकी वैल्यू। एवरी पर्सन उसको क्रेडिबल, सही, रिलायबल मानेगा, रिलायबिलिटी बढ़ेगी। और जितनी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, इट विल बी एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन। अब मान लो सर, जहां पे मान लो इंडिपेंडेंस क्या हुई है? ब्रीच हुई है, कॉम्प्रोमाइज हुई है, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नो, इनका ऑडिटर सही नहीं, इनका ऑडिटर तो मैनेजमेंट से तो लिंक में, मतलब बोलने वाले मिनट में बोल देते हैं। जब पता लगे ना कंपनी का ऑडिटर कौन है, वो तो फलाने का रिश्तेदार है, वो तो कंपनी के डायरेक्टर का तो है रिलेटिव। ओ, फिर तो क्या ऑडिट करा होगा, अपने आप ही लिख के भर के साइन करवा दिए होंगे। बोलने वाला 1 मिनट लगाएगा। क्या उस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रेडिबल माना जाएगा? उल्टा आपकी क्रेडिबिलिटी, और जितनी क्रेडिबिलिटी कम होगी, यूजर्स का कॉन्फिडेंस उतना क्या होगा? कम। तो मैं चाहता हूं क्रेडिबिलिटी जितनी बढ़ाई जाए, उतना यूजर्स का कॉन्फिडेंस भी क्या करेगा? इंक्रीज। दैट्स इट। नाउ सर, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट विल बी एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय, क्या लिखा हुआ है? नाउ नेक्स्ट वर्ड आपने कहा था कि सर आप ऑडिट करने आए हो किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। क्लियर? यस। ऑडिटर्स ओपिनियन इज ऑन, हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? एसपीएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू, दिस इज मिनिमम। क्लियर? इसके अलावा कैश फ्लो, इसके अलावा सॉपी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन, कुछ भी अगर इंक्लूड होगा नहीं, बेयर मिनिमम ये तो होंगे।
क्लियर। और एक चीज ध्यान रखना पर्टिकुलरली, यहां पे जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर दी जाती हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एक अक्षर तक चेक करना किसकी ड्यूटी है? ऑडिटर। अच्छा, नॉट ओनली एसपीएल, नॉट ओनली बैलेंस शीट, इवन द वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैनेजमेंट के द्वारा जितनी भी असर्शंस होती हैं, वो सारी असर्शंस, असर्शंस, असर्शंस माने रिप्रेजेंटेशंस, जिनके बारे में जैसे कहा नहीं, मैनेजमेंट खुद कह रही है हमने सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी हैं, प्रॉपरली डिस्क्लोज करी हैं, प्रेजेंट करी हैं एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, हमने जितनी भी एसेट्स को वैल्यू करा, प्रॉपर मेजर करा, उनकी वैल्यूएशन अच्छे ढंग से करी, डेप्रिसिएशन सब पे चार्ज करी। ये होती हैं असर्शंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जो कौन दे रही है? मैनेजमेंट। कहां दे रही है? एफएस में। इन्हीं को चेक करने के लिए तो कौन रखा हुआ है? ऑडिटर। मैनेजमेंट कह रही है हमने जी 100% ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी, नथिंग इज ओमिटेड, नथिंग इज रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड, सॉरी, नथिंग इज अनरिकॉर्डेड। यही बात को वेरीफाई करने के लिए, इसी बात की पुष्टि करने के लिए तो किसको बुला रहे हैं? ऑडिटर को। इनके कहने पे थोड़ी चलेंगे। पर मैं वर्ड अभी लॉन्च कर रहा हूं जो आगे चैप्टर 4 एंड 5 में आएगा, assertions, the explicit statements given by the management which are embodied in the fs। लिखा होगा सब कुछ, पर मैं तसल्ली करने आऊंगा, बस मैं तो वेरीफाई करूंगा। मैंने ऑडिट करा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखी, मुझे मिल गई अनरिकॉर्डेड आइटम जो एफएस में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही। मैं कहा अब ये कहां से आ गया? और तुमने पॉजिटिवली असर्ट क्या करा था? हमने सारी ट्रांजेक्शन क्या करी हैं? रिकॉर्ड। फिर ये कहां से आ गई? उन्हीं असर्शंस का हमने क्या करना होता है? ऑडिट करना होता है। आइए सर, एंड फाइनली क्लियरली द प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द एफएस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, ये मैनेजमेंट की ही क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड दैट इज डैम क्लियर। जहां भी तुम पूरे ऑडिट में जाओगे, प्रायोरिटी हमेशा वर्ड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अच्छा वर्ड देख, दो वर्ड हमेशा दो चलते हैं, ये अकाउंट्स में पढ़ा होगा, लॉ में भी पढ़ा होगा, हर जगह वर्ड दो इकट्ठे चलते हैं, प्रेपरेशन एंड, इस पे भी आएगा चैप्टर नंबर 8। प्रेपरेशन होती है कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, लिखना नहीं है, जस्ट सुनो, नहीं तो यहीं पे कंटेंट बहुत हो जाएगा। हल्का सा बस सुनो, यहाँ अपना वर्ड सुना हुआ पहले। प्रेपरेशन होती है कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशन होती है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। ये दो वर्ड लॉन्च करूंगा, तो मैं तभी बता रहा हूं आज से ही, डे वन से, ताकि तुम आगे के लिए इजी हो जाओ। ये दो वर्ड इकट्ठे चलेंगे। मेरे को कभी ढूंढ के दिखा दो वर्ड एफएस के साथ हमेशा क्या होएगा? प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, लाइक शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट। क्लियर। द वेरियस एनेक्टमेंट्स में जो रिपोर्ट दी हुई है, जो फ्रेमवर्क दिया हुआ है, उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाकर देना, इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट। और मैंने क्लियर करा था जिनकी एफएस हम बनाते हैं उनका ऑडिट हम, सेल्फ रिव्यू, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगी, आएगी। आगे एंटिटी का मतलब क्या है सर? हिज क्लाइंट कैन बी, हाँ जी, Any entity, whatever is the legal form, हम्म, it may be proprietorship, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, और या मे बी कोई कम, कोई भी हो, हमें क्या मतलब। आगे द एंटिटी में बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और चैरिटेबल, द क्लाइंट में बी स्मॉल, मीडियम और बिग। नेक्स्ट, अब आइए ओपिनियन का मतलब क्या है, पढ़िए। द पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन opinion on the financial statements. The auditor expresses an opinion on financial statements in a written इन रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। अब वर्ड्स आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए होंगे, जो अपन ने कल प्रोसेस एक बार डिस्कस करा, अब लाइन समझ भी आएगी ऑटोमेटिकली। क्लियर। सुनो, अब पॉइंट आता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। आपने कहा था कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव तो क्या है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन दे रहा हूं, वो ओपिनियन बनाई किन चीजों को देखकर जाती है? जैसे आप कह रहे हो मैं अनमॉडिफाइड दूंगा या मॉडिफाइड दूंगा, आप किन चीजों को, मतलब दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द, जिनको देखते हुए, कंसीडर करते हुए ऑडिटर अपना माइंड मेकअप करता है कि आप कौन सी ओपिनियन देंगे। टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, वर्ड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, ही शैल सी दैट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट, क्या लिखा हुआ है? मिसलेड। देखो पर्पस तो एक ही, कि शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स के साथ किसी तरह का धोखा नहीं होनी चाहिए।
अगलों को साफ ट्रू एंड फेयर व्यू मिले, कोई भी बंदा मिसलीड ना हो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से। और ऑडिटर का काम भी यही है कि मैं आपको वो डिलीवर करूं विच इज ट्रू एंड फेयर। तो मैं ये चाहता हूं, वही बता कि ना, मैं ओपिनियन ड्राफ्ट करते टाइम इन पॉइंट्स को क्या करूंगा, एंश्योर। क्या करूंगा? एंश्योर करना मतलब, एंश्योर करना मतलब अपने आप को तसल्ली दिलवाना, इन पॉइंट्स को लेकर कंसीडर करना। ये पॉइंट्स तो मैं देखूंगा देखूंगा। और ये बड़े प्रैक्टिकल है, सिंपल पॉइंट है। जैसे नंबर 1 पॉइंट आप खुद देखना, जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर तुम्हें इनमें से पॉजिटिविटी मिलेगी, ओपिनियन क्या जाएगी? अनमॉडिफाइड। जितनी नेगेटिविटी मिलेगी, मॉडिफाइड में देखेंगे, एडवर्स जाएगी, क्वालिफाइड जाएगी, या डिपेंड्स। बट मेन तो दो ही हैं। पढ़िए सर, बाय इंश्योरिंग दैट, इसको पढ़ना भी है हमेशा, लाइन ऊपर से कनेक्ट। द ऑडिटर विल इंश्योर दैट, कि इसको क्वेश्चनिंग सेंस, किस सेंस में पढ़ोगे? क्वेश्चनिंग सेंस, क्योंकि आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो कि ऐसा है। इफ यस, अनमॉडिफाइड। इफ नॉट, मॉडिफाइड। द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द क्या? क्योंकि सर हमें तो इतना पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बनाई जाती हैं, सबसे पहले तो एक एंट्री पास की जाती है। एंड क्या एंट्री जैसी पास की गई, जर्नल, क्या लेजर उसी के बेस पे बनाए गए? बुक कीपिंग में घुस गया? अकाउंटिंग तो भी दूर है, बुक कीपिंग पहले। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? पहले ट्रांजैक्शन होती है हैपन, इवेंट क्या होता है? हैपन। फिर उसको कैप्चर किया जाता है बाय जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड करना। एंड जर्नल एंट्री से क्या बनते हैं? लेजर, लेजर से ट्रायल, ट्रायल से फाइनल अकाउंट्स। कोई बात है ना, इनपुट ही गलत दोगे, आगे सारा सिस्टम तो गलत जाएगा ही जाएगा। पढ़िए, पहली तसल्ली दिलवाना कि क्या अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और दूसरा, क्या एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जो करी गई हैं, क्या वो एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय क्या है? को कागज पत्थर है, बोगस एंट्री तो नहीं है, फेक एंट्री तो नहीं है। आप तसल्ली करो, जाके चेक करो। इन्होंने मान लो जी कोई एक्सपेंस डाला हुआ है, दिखाओ इसका बिल कहाँ पे। और ये तो आपके अकाउंट्स की वैसे भी कन्वेंशन है, वैसे भी अपनी नॉर्मल वहां पे बेसिक्स में आते हैं कि जो भी आप अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड करोगे, उसका प्रॉपर वाउचर एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मेंटेन करना जरूरी है। अगर आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं मेंटेन करा, एक्चुअल ऑडिट अगर करने लग जाए ना, बहुत चीजें हैं देखने वाली। ईच एंड एवरी, हर चीज का वाउचर दिखाओ, इसका कहाँ पे बिल, हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना, बुक्स मेंटेन करना, वो चीज, हर चीज का बिल साथ में हो। नहीं, मैं एक्सपेंस क्लेम ही नहीं करूंगा, मैं कहूंगा इसको बुक्स में से बाहर निकालो। मुझे क्या पता बोगस हो, फेक हो, अपने आप से पी एंड एल में दिखा रखा है जी हमने इतना खर्चा करा। मैं क्या, दिखाना जी एक बार, फाइल निकाल के लेके आओ, दिखाओ इसके बिल कहाँ पे। कोई एसेट परचेज करिए, बुक्स में क्लेम कर रखी है, एसेट का कोई बिल ही नहीं। या दूसरा, एसेट का बिल है किसी और के नाम पर, फिर भाई ऑनर तो वो हुआ ना, तुम थोड़ी हुए। तुम अपनी बैलेंस शीट में उसको एसेट क्यों क्लेम कर रहे हो? तो नहीं, आजकल कैशबैक के चक्कर में पेमेंट किसी के अकाउंट से करवा दी, चीज कोई यूज कर रहा है, फिर तुम तो उसके ऑनर है ही नहीं, तुम बुक्स में क्यों क्लेम करोगे? ये चीजें सो देखनी पड़ती हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में है। नेक्स्ट इज, एंड नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन क्या? दैट मींस 100% कंप्लीटनेस, कि कोई भी ओमिशन नहीं है, कोई भी मतलब अनरिकॉर्डेड आइटम नहीं है। पढ़िए, एंड नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन omitted इन द प्रोसेस ऑफ, कंपाइल करते टाइम, इसको वर्ड बोलते हैं, ये प्रोसेस होता है ट्रायल से जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन। क्योंकि वही बैलेंसेस कंपाइल करते हुए आगे भेजे जा रहे हैं, दैट इज, कि कुछ रह तो नहीं गया बनाते टाइम, कुछ इग्नोर तो नहीं हो गया। मतलब तीनों के तीनों वर्ड्स, पहले तीन वर्ड किसके रिलेटेड सर? बुक कीपिंग। पहला, आप ये तसल्ली करो कि जो अकाउंट्स बनाए गए क्या विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 2, जो भी अकाउंट्स में एंट्रीज रिफ्लेक्टेड हैं, पर्टिकुलरली जो भी एंट्रीज की गई हैं, क्या वो सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट कोई डॉक्यूमेंट है उसका, एविडेंस है उसका। एंड तीसरा, नन ऑफ द एंट्री इज अनरिकॉर्डेड, कि कुछ भी ओमिटेड नहीं। नाउ अगले 3 पॉइंट, इंफॉर्मेशन जो कन्वे की जा रही है बाय द स्टेटमेंट, वो क्या है? क्लियर एंड, बिल्कुल सीधी सीधी, कोई उल्टी सीधी टर्मिनोलॉजी तो नहीं यूज करी जो लोगों को समझ ही नहीं आएगी। ये बड़ी कंपनीज के खेल होते हैं।
लैंग्वेज ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी यूज करो अगला पहले दम छोड़ दे कि कौन पढ़ेगा इसको, 20 बार तो डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी, इसका मीनिंग क्या है। कई बार ऐसी टर्मिनोलॉजीज भी यूज की जाती हैं, हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी मस्ट भी क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट, जो लोगों की समझ में आए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, कंपनी की कुंडली जो सारा उसके बारे में डिपिक्ट कर रही है कि करंट ईयर की सिचुएशन क्या है, एंड उसमें तुम भारी भरकम वर्ड जो नॉर्मल लोगों की नॉलेज से बाहर है, जो पता ही नहीं किसी को, उसको पढ़ने लायक तो बनाओ ना, अंडरस्टैंडेबल करने लायक तो बनाओ। इतना भी नहीं होता कि हर चीज नेक्स्ट लेवल वर्ड्स आपने ये चीज। नेक्स्ट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर, क्या लिखा हुआ है, प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड एंड क्या लिखा हुआ है, डिस्क्लोज्ड इन कंफर्मिटी विद द, किसके अकॉर्डिंग, जो जो चीज यहाँ पे शो की गई है, हर अमाउंट प्रॉपरली क्या है, क्लासिफाइड, क्लासिफाइड लाइक रेवेन्यू, कैपिटल, कि रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल। दूसरा, डिस्क्राइब करना उसको नोट्स टू अकाउंट्स में, एंड डिस्क्लोज्ड इन द, कहां पे, कंफर्मिटी इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट, एंड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट, क्या करती हैं, पिक्चर ऑफ द, किसका सर, ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड ऑफ द एसेट्स एंड। ये 6 पॉइंट्स देखने के बाद, तसल्ली करने के बाद, मैं अपने मन को संतुष्ट कर पाऊंगा कि हाँ ठीक है, आपका ओपिनियन ये प्रोवाइड करेंगे, दैट इज द केस। तो मतलब जब भी तुमने ओपिनियन फॉर्म करनी है यूजुअली, ऐसे ही पॉइंट्स जो आपने अभी यहां पढ़े, यही सेम पॉइंट्स चैप्टर 8 में भी दोबारा आएंगे, जब ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, फॉर्मिंग एंड ओपिनियन का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे भी दोबारा आएंगे। हाँ बस वहां लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देंगे, पर होएंगे सारे ऐसे ही। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, अब 4 वर्ड अपने कंप्लीट हो चुके, वो डेफिनेशन थी। नाउ ऑडिटिंग प्रोवाइड्स, क्या करती है, मैंने अभी क्या बताया था, हमारा काम तो क्या है, एश्योरेंस देना बाय डूइंग ऑडिटिंग। पढ़िए, इट इज द बेसिक नेचर लाइज इन प्रोवाइडिंग, हाँ जी, Confidence to users of financial statements. हम्म Such an assurance lends credibility to financial statements. और ऐसी एश्योरेंस जो मतलब आप प्रॉपर वे से सारी चेकिंग करने के बाद दोगे, सच एन एश्योरेंस लेंड्स क्रेडिबिलिटी टू द, किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स दैट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी, कि आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। नाउ बाय होम, इंडिया में कौन पर्टिकुलरली ऑडिट करेगा सर, इंडिया में तो कौन है पर्टिकुलरली, audit is to be conducted by a professional having a good accounting and auditing, and a chartered accountant having a is eligible to conduct। क्योंकि आप बैलेंस शीट साइन ही नहीं कर पाओगे, बैलेंस शीट साइन करने के लिए पर्टिकुलरली आपके पास क्या होना चाहिए, सीओपी होना चाहिए। सर बाय डूइंग सीए, बाय क्वालिफाइंग सीए, आप इंस्टीट्यूट के मेंबर तो बन गए, ऑफिस ओपन करना थोड़ी लाउड है। अगर आप ऑफिस ओपन करना चाहते हो तो आपको अलग से क्या लेना पड़ेगा, सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये चीज क्लियर। नाउ सर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, व्हाई ऑडिट इज नीडेड, देखो इंपॉर्टेंस कह लो, बेनिफिट्स कह लो, एडवांटेज कह लो, तुम्हें नाम कुछ भी हो, अपने आप समझना होगा क्वेश्चन पढ़कर कि वो पूछना क्या चाह रहा है सेम ही सारे वर्ड्स। पढ़िए, पहली बात कहते हैं, एक तो ऑडिटेड अकाउंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, मैं अगर कह दूं ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का लेवल एक बढ़ गया, पहले मन करे सिंपल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी, अब हाई क्वालिटी, क्योंकि उसका क्या हो चुका, ऑडिटेड। अनऑडिटेड और ऑडिटेड में यही फर्क है कि वो क्वालिटी क्वालिटी वाली हो चुकी है, रिलायबिलिटी वाली हो चुकी है, क्रेडिबल हो चुकी है। आगे, इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द, किसको सर, यूजर्स, हाँ जी, दैट इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर रिलाइंग Is qualitative and applicable auditing. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन, क्योंकि उनको पता है, ऑल ओवर इंडिया पता है कि अगर कोई सीए ऑडिट करेगा वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करेगा, एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ही ऐसे बनाए गए हैं कि अल्टीमेटली आप कंप्लायंस करोगे करोगे, हर चीज प्रॉपर वे से लेकर चलोगे ही चलोगे। नाउ इन केस ऑफ कंपनीज, हाँ जी, The financial statements are prepared by the management consisting of directors. यस, As shareholders or owners of the company, दे नीड एन इंडिपेंडेंट, क्या लिखा हुआ है, मैकेनिज्म। वही बात आ गई ना कि 365 दिन कंपनी को रन कौन कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज, मेरी मोस्टली एग्जांपल में वर्ड क्या चलेगा, कंपनी, क्योंकि सबसे बेस्ट सुटेबल एग्जांपल्स किसमें निकलती हैं, कंपनी में। पर इट डजंट मीन ओनली कंपनी, हम पीछे क्या पढ़ के आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल, होने को ऑडिट किसी का भी हो जाए,
प्रोप्राइटरशिप में भी हो जाए, पार्टनरशिप में भी हो जाए, पर मैक्सिमम एग्जांपल कौन सी चलेंगी? कंपनी बेस्ड, क्योंकि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप इन केस ऑफ कंपनी। बाकियों में नहीं होती ना, बाकियों में तो ऑनर मैनेजर सेम ही चीज है, ऑनरशिप भी मेरी, मैनेजर अब एट प्रेजेंट आपके सामने बैठा हूं, मैनेजर भी मैं, ऑनर भी मैं, समझे ना पॉइंट? बट वही कंपनी में देखें, मैनेजमेंट इन द डिफरेंट हैंड्स, ऑनरशिप इन द डिफरेंट हैंड्स, इसीलिए मोस्ट एग्जांपल अपनी कंपनी बेस्ड थोड़ी ज्यादा चलती हैं। सुनिए सर, हाँ जी, दे नीड एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म टू चेक, हाँ जी, If the financial information is qualitative and reliable, यस, then their interest is safeguarded by an audit. और इस वजह से, इस कारण से उनका इंटरेस्ट जो है उसको सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म लगाना पड़ता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट करना पड़ता है, ताकि उनको ट्रू क्वालिटी प्रोवाइड की जा सके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, और बेस्ड ऑन व्हाट दे कैन मेक देयर डिसीजन मेकिंग, ताकि वो सोच सके कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है क्या है। और वो मैनेजमेंट की बात थोड़ी मानेंगे, मैनेजमेंट खुद तो वो एफएस को बनाकर लेकर आ रही है, वो तो सही कहेंगे कहेंगे। हम कहते नहीं कोई चीज आपने बनाई है, वो तो आप सही कहोगे, कहोगे अच्छी है ये, कोई दूसरा पर्सन सामने से कहेगी अच्छी है, फिर मानेंगे ना ये चीज। नाउ एन ऑडिट एक्ट एज अ, यस, Audit check on employees from committing अच्छा, अगर fraud. इंप्लॉयज के पॉइंट से बात करें, इंप्लॉयज के पॉइंट से ऑडिट करवाना वैसे बढ़िया, क्यों? इंप्लॉयज के ऊपर क्या रहेगा? मॉरल चेक। जैसे कल आप एग्जांपल दी थी कि जब इनको पता होगा ना, और ऑनर सामने से चेकिंग कभी नहीं करेगा, क्योंकि वही बात, मैं शायद इनको कुछ कह दूं, ये ईगो अपनी नेक्स्ट लेवल लेके बैठे, काम छोड़ के भाग जाए, इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप सिस्टम के अंदर ही क्या लगवा दो? ऑडिट। हमने जी महीने के महीने एक सीए अपॉइंट कर लिया, जो यहाँ पे आएगा सबका काम चेक करेगा। अब अल्टीमेट मेरी भी कोई बुराई नहीं होगी, सिस्टम भी सही हो गया, इंफॉर्मेशन भी रिलायबल प्रोड्यूस होगी। और जब मंथली बेसिस पे या वीकली, डिपेंड्स डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी, मंथली बेसिस पे जब ऑडिटर विजिट करेगा, तेरे एम्प्लॉय को पहले पता होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन तू सिस्टम में डाल रहा है ना, इसका क्या होगा? ऑडिट। वो पहले दिन से ही एज अ प्रिकॉशन लेकर चलेगा। देख, ऐसा नहीं कह रहा कि ऑडिट होगा तो गलतियां नहीं होंगी, होने को फिर भी हो जाए, पर कम हो जाएंगी, काफी हद तक कम हो जाएंगी, जब आपको कहते नहीं पता होगा कि कल कॉपी चेक होगी, करके लेके आओगे। समझे पॉइंट? इट्स बेसिकली अ मॉरल चेक, कि एक मॉरल चेक है कि आप कर रहे हो या नहीं। जहां पे मॉरल चेक नहीं है, कौन सी कॉपी कौन सा रजिस्टर, सब भूल गए अब तो। इट इज ऑल्सो, मैं भी तो क्या कर रहा हूँ? ऑडिट ही कर रहा हूँ, कि वीकली बेसिस पे मैं आपकी कॉपी क्या करूंगा? चेक करूंगा। इट विल बी एक्ट लाइक अ मॉरल चेक। अब ये कोई गारंटी थोड़ी कि हर पर्सन करके लेके आएगा, कोई डांट भी खाएगा, डिपेंड्स। पर एक माइंड में पहली चीज आ गई, प्रिकॉशन, कि पहली प्रिवेंशन आ जाएगी कि जब पता है कि काम चेक होगा, तो अपन डे वन से सही लेके चले, ये चीज। आगे सर, फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड्स फॉर द क्या? फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड बाय द, क्योंकि उनको हर वक्त ये डर रहेगा कि मेरी गलती कहीं वहां ना पकड़ी जाए, ये गलती यहाँ ना, वो गलती करेगा ही नहीं, या करने के चांसेस बहुत बहुत क्या हो जाएंगे? कम। देख, 100% कभी नहीं कहना, किसी केस में नहीं कहना कि मतलब क्या इंप्लॉयज बिल्कुल काम परफेक्ट करेंगे। सर, परफेक्शन का तो पता नहीं, टू दी बेस्ट सही करेंगे, जब उनको ये बात पता होगी कि उनका काम क्या होगा? चेक होगा। आगे सर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल टू, हाँ जी, Government authorities for determining. गवर्नमेंट को क्या फायदा ऑडिट करवाने का? वो क्यों कहते हैं कि आप अपना ऑडिट करवा के लेके आओ? फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि अगर ऑडिटेड एफएस के बेस पे टैक्स भरोगे, 99.9% तो क्या होगा? सही होएगा। तभी वो इजिली क्या कर लेते हैं? एक्सेप्टेबल कर लेते हैं कि ऑडिट करवा लो, भेज दो। नाउ सर, ऑडिटेड एफएस कैन बी रिलाइड अपॉन बाय किसके द्वारा? लेंडर्स, बैंकर्स, फॉर मेकिंग देयर, क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट डिसीजन, दैट इज वेदर टू लेंड और नॉट टू लेंड टू अ पर्टिकुलर। बैंक वाले तो स्पेशल ऑडिट करवाते हैं। उल्टा आप ये मान लो, अगर तुम्हारे पे ऑडिट वैसे एप्लीकेबल नहीं है, वॉलेंटरी तुम करवाते नहीं, मैंडेटरी है नहीं, बैंक के पास तुम लोन लेने चले जाओ और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठा के ले जाओ, वहीं पार के बाहर भेज देंगे। ये क्या है? इसका क्या करें हम? इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? कौन मानेगा इसको सही है नहीं है? इसका ऑडिट करवा के लेके आओ। उनको पता है, चाहे बेशक तुम सीए के स्टैंप साइन करवा लो, वो अपने आप इज्जतदार सिस्टम में रख लेगा,
एंड बेस्ड ऑन दैट लोन का प्रोसेस क्या कर देगा, शुरू कर देगा। मन करे सीए ने पढ़ी भी नहीं, और बैंक वाला कहता मेरे को दिक्कत नहीं, मेरे को तो क्या चाहिए बस स्टैंप साइन होना चाहिए। कल को कोई दिक्कत पड़ी, हम तो सीए उठाएंगे। सिंपल सी बात है कि किसने साइन करे थे, कि ऑडिटेड आपने करा ना, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप अपनी ओपिनियन के लिए सदा पर्सनली क्या रहते हो, लायबल। दैट इज द थिंग। बहुत सारे लोग हैं, उल्टा आप ये बिलीव करना, पहले वो पर्सन गया, उसको एक्सेप्ट नहीं करा, साइन करवा के लेके गया, आगे काम भी शुरू हो गया, और बेशक कोई चेंज नहीं था, वही सेम थी। हालांकि था हमें क्या मतलब है, सीए स्टैम्प साइन है, दैट्स इट। उनका विश्वास इस चीज पे, समझे ना पॉइंट। और हम बिना सोचे समझे नेचुरली, आज की डेट में तो स्पेशली यूडिन लगेंगे, 100 चीजें होंगी, पर्टिकुलरली पंगा कोई नहीं लेगा। लगता क्या फायदा सर, माड़ी मोटी कोई फीस के चक्कर में आप लोग गलत साइन कर दे, वहां पे अपने को पर्सनली लायबल होना पड़ जाए, कल को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगे, फिर फायदा क्या। पहले ही काम क्या करो, एथिकल करो। ये चीज आगे बैंकर्स तो स्पेशली करवाते हैं। कई बार तो आप ये मान लो, बैंक वाले तुम्हें भी नहीं कहेंगे कि तुम अपना सीए, ना ना ना, हम अपने खर्चे पे कराएंगे, हम अपने खर्चे पे कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्लाइंट, हमारे बड़े क्लाइंट है, मान लो आप कह रहे हो जी पर्टिकुलरली में 50 करोड़ का लोन चाहिए, मैं कहा पहले देख तो लूं कैपेबिलिटी है इनकी 50 करोड़ वाली का नहीं, रिकवरेबिलिटी, क्रेडिट वर्दीनेस, कोई मार्केट में इज्जत है क्या, पर्टिकुलरली ये किस्तें भर भी पाएंगे। कहते जी हम अपने ऑडिटर से आपको करवा के दे, अपने से नहीं, बैंक वाले अपॉइंट करेंगे, कोई नहीं, 2-4 लाख 5 लाख जो पैसे लगे कोई दिक्कत नहीं, कोई 1% चक्कर नहीं है यार, जहां करोड़ों कमाने हैं साला 4-5 लाख के बारे में सोचेंगे। मैं तो कहूंगा जी आपका ऑडिट हम करवाएंगे अपने खर्चे पे, और बोलो कि पर्टिकुलरली तो लोन पास करेंगे अगर हमारा ऑडिटर, क्योंकि उनको चाहिए स्पेशल, ये होते हैं स्पेशल ऑडिट्स जो किसी पर्पस के लिए करवाए जा रहे हैं। अब ये जो ऑडिट है इसका पर्पस क्या है, बैंक वालों को इस बात की तसल्ली चाहिए कि हम आपको पैसा दें या ना। ये ऐसे स्पेशल ऑडिट्स भी होते हैं। आगे नेक्स्ट, सर एन ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट, हाँ जी, fraud or error or both. और बाकी अच्छा वर्ड देख ध्यान से, ऑडिट में ऑल्सो, में ऑल्सो का मतलब जब ऑडिट करेंगे ही तो हो सकता है आपके सामने कुछ फ्रॉड्स वगैरह आए तो डिटेक्ट हो जाएं, पर मे ऑल्सो, शैल नहीं लिखा हुआ, ये मेरी को पक्की ड्यूटी नहीं होती कि मैं कह दूं पर्टिकुलरली मेरा तो प्राइम ऑब्जेक्टिव है। गलत गलत, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, रिव्यू करना, रिपोर्ट करना, ओपिनियन बनाना। हाँ बट ओपिनियन जिसके बारे में है उनमें कनेक्टिंग पॉइंट ये बन जाता है कि भाई फिर बुक्स में कोई एरर या फ्रॉड एग्जिस्ट करता होगा, क्या तुम उसको डिटेक्ट नहीं करोगे, फिर हाँ फिर तो करना बनता है। दैट इज द पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, एन ऑडिट रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ, हाँ जी, Various controls operating in any entity, hence it is useful at counting. और बाकी जब मैं आपका पूरा सिस्टम समझूंगा ही सर, आप एक बताओ, जब नजर लगाने पे आएंगे, सारा कुछ सुपरवाइज करेंगे, कल्ला फाइनेंशियली थोड़ी करेंगे, एंड कितने सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट अटैच विद क्या होते हैं, ऑपरेशनल, लाइक सैलरी एक्सपेंस है, P&L में जाएगा, बट सैलरी तुमने सही डाली या नहीं डाली, इसके लिए मुझे ऑपरेशनल एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा, अटेंडेंस, कि बताओ जी इंप्लॉय की इतनी अटेंडेंस थी, आपने सैलरी इतनी क्यों चार्ज करी। तो कहते नहीं कि जब आप आए तुम स्पेसिफिक मोटिव एक के लिए हो कि मैं तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करने आया हूं, बट सर कहीं ना कहीं आप सारी ही कवरेज कर लेते हो, देख ही लेते हो, और जब भी तुम्हें उसमें कोई कमी पॉइंट आउट होगी आप इमीडिएटली उसको क्या करोगे, बताओगे। और मैं जब करने आ ही रहा हूँ काम, तो अगर तुम्हारे काम में कोई कमी मुझे लग रही है तो मैं बता दूंगा कि ये काम सही नहीं है आपका, इसमें डेफिशिएंसी है, इसमें कल को ये प्रॉब्लम आ सकती है, और ये हमारी नेचर है। आपा कहते हैं चाहे मेरा काम जो भी हो, कुछ एक्स्ट्रा निकल जाए मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर लो सर, आपका ये सिस्टम वैसे सही नहीं है, बता रहा हूँ, अगली बार से सही कर लेना। हाँ मेरा एरिया तो चलो अलग है, पर फिर भी ये आपका इसमें कमी ये आ सकती है, ये चीज कि वाइल डूइंग द ऑडिट, अगर तुम्हें इंटरनल कंट्रोल्स में कोई कमी मिलती है, आप उन डेफिशिएंसीज को इमीडिएटली क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे टू द मैनेजमेंट कि आपके सिस्टम में ये कमी है, ताकि मैं तुम्हें थोड़ा करेक्टिव मेजर भी दे रहा हूँ कि अपने आप को सही कर लो। मेरे ओपिनियन में तो आता नहीं, मेरे ओपिनियन में आता होता फिर तुझे ये बात मैं ना बताता, मेरी रिपोर्ट बताती, उसमें लिख के देता, समझे ना पॉइंट, मेरे स्कोप में आता नहीं, मैं तो ऑडिट करने आ ही रहा हूँ, चलो
आपका कोई भला हो रहा है, कुछ सजेशन देना चाह रहा हूँ, ये तो यार कम से कम काम तो सही कर लेगा, ये चीज। सो दीज आर द बेनिफिट्स, दीज आर द बेनिफिट्स। नाउ सर, क्या ऑडिट मैंडेटरी टर्म है या वॉलंटरी टर्म? क्या ऑडिट मैंडेटरी टर्म है या वॉलंटरी टर्म? क्या समझ आ रहा है मैंडेटरी और वॉलंटरी मतलब? क्या ऑडिट करवाना जरूरी है या ऑप्शनल? ऑप्शनल है। इसको वर्ड क्या बोलेंगे? इट्स बोथ। इट्स बोथ। मैंडेटरी भी है, ऑप्शनल भी है। मैंडेटरी कब होगा? जब लीगल रिक्वायरमेंट होगी, स्टैट रिक्वायरमेंट होगी, फिर तो ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। और जहां पे कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टैट रिक्वायरमेंट नहीं है, ये थोड़ी कि तुम नहीं करवा सकते, ऑप्शनल है, करवा लो सर। ये ओपी ऊपर पढ़ के तो आए इतने सारे बेनिफिट्स, इनको ध्यान में रखते हुए तो लग रहा है कि भाई ऑडिट करवा लेना चाहिए, चाहे लॉ कहे या ना कहे, कम से कम अपने मन की तसल्ली। अब जैसे अगर देखो, सिंपल सी बात, अगर बड़ा बनना है, सारा काम तो तुम खुद खुद कर नहीं सकते, आगे लोगों को हायर करोगे। और देखो, एक्सपेंशन अगर होती है, रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। ये कभी नहीं होता कि कल रेवेन्यू ही बढ़ेगा कॉस्ट भी बढ़ेगी। उतने कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, उतना सिस्टम हाईटेक करना पड़ेगा। अब लाइक मैं पर्टिकुलरली अगर मैं कह दूं कि मेरे मान लो 4 अलग अलग तरह के बिजनेस चल रहे हैं, मैं चारों जगह सेम टाइम पे प्रेजेंट तो नहीं हो सकता। और किसी पे लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट करवाने की, मैं स्लैब में फॉल ही नहीं करता, कहते बेशक ना करूं। बट अगर मान लो आज तुम यहां पे हो, बाकी 3 जगह खाली पड़ी हैं, अगला जब मर्जी कुछ मर्जी गलत कर दे, एम्प्लॉय है, वर्कर है, उस पर कभी भी किसी तरह का फाइनेंशियल प्रेशर बना नहीं, उसने अंजाम दिया नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सारी कैश की कस्टडी उसके पास पड़ी है, कैश की कस्टडी कलेक्शन उसके पास है। आज बंदा ईमानदार है, नियत बदलते टाइम लगता है। जब कभी कोई फाइनेंशियल प्रेशर पड़ेगा उस पर, या कोई परसीव्ड अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी, बार बार तुम उसको मौका दोगे, कभी ना कभी हाथ साफ करेगा। आज नहीं करेगा, ठहर के कर लेगा, पर करेगा। मौका ही ना दो, कंट्रोल्स लगा दो। क्या कंट्रोल्स? मेरे जितने बिजनेस हैं, सब पे सीए की मंथली विजिट होगी, सब पे ऑडिट होगा ही होगा। जब इस तरह के प्रिकॉशंस लेकर चलोगे, तो रिजल्ट भी आपको क्या मिलेंगे? अच्छे मिलेंगे। समझना पॉइंट? तो अब अल्टीमेटली देखो, प्रिकॉशन लेने से कॉस्ट जरूर इन्वॉल्व होगी, पर वही रिजल्टिंग बेनिफिट्स बड़े अच्छे मिलेंगे। कम से कम आप एक एश्योर हो जाओगे कि मेरे किसी भी एरिया में, किसी भी बिजनेस में मेरा रेवेन्यू लीकेज नहीं है, कि मेरे पास पूरा पूरा रेवेन्यू क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। ये चीजें बहुत टेक्निकली आपको बनानी पड़ेंगी। अब लाइक आप शार्क टैंक देखते हो, वो हर जगह हिस्सा डाल रहे हैं, आपको लग रहा है कि इतनी चीजें वो मैनेज कर पाएंगे? मैनेज हमने थोड़ी करना है, मैनेज किसने करना है? सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल्स, हर चीज का हाईटेक सिस्टम, हाईटेक रिकॉर्ड, मशीनरीज, टेक्नोलॉजी यूज करो। हमें तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हम कंट्रोल्स ही ऐसे लगाएंगे उसके अंदर कि मुझे तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक बैठे बैठाए ऑन अ जस्ट क्लिक मैं सारी रिपोर्ट उस सेगमेंट की निकाल सकता हूं। तो पॉसिबिलिटी है। और मैक्सिमम वही बात है कि बड़ा बनना है तो कहीं ना कहीं कैश इन्वॉल्वमेंट कम करनी पड़ेगी। जहां पे सारा सामान ही बाय स्टॉक रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन हो रहे हैं, इन आउट बाय सिस्टम होगा, पेमेंट बाय बैंकिंग चैनल जाएगी, उसमें तो तुम ना भी बैठो, मैनेजर चलता रहेगा। यहाँ पे कितने सारे ओनर्स हैं, शोरूम ओपन करा, बनाया, कोई आउटलेट्स वगैरह ओपन करे, मैनेजर बिठा दिए, खुद ही करी जा रहे। हफ्ते में एक बार चक्कर लगा लिया, बस, कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? सारा सिस्टम ही क्या है? हाईटेक। सिस्टम से बिल कटेगा जो भी है, और सिस्टम की रिपोर्ट तुम्हें उसमें मोड डालना पड़ेगा, कैश आया या ऑनलाइन। आपसे पूछते नहीं सर कैश पेमेंट करोगे, क्यों? मोड हमें डालना पड़ेगा। कई बार तो आप पहले कह देते हो कैश, बाद में कहते हो ऑनलाइन मोड, कई बार ट्रांजेक्शन मोड चेंज करना पड़ता है। क्यों? सिस्टम हिल जाएगा नहीं तो, शाम को जवाब मुझे देना पड़ेगा ना। उन्होंने सिंपल क्या करना है, रिपोर्ट निकालनी है पर डे। जब सिस्टम बंद करेंगे, पर डे रिपोर्ट उन्होंने मेल कर देना, मैंने देखना आज की इतनी कैश कलेक्शन हुई है, हाँ भी लिया कैश कहाँ पे। ये होते हैं कंट्रोल्स। अब नेक्स्ट इज ऑडिटिंग इज नॉट ऑलवेज, क्या लिखा हुआ है कि लीगली हर जगह मैंडेटरी तो नहीं है।
आगे, देयर आर एंटिटीज लाइक कंपनीज विच आर compulsorily required to get their accounts audited under law. Even non-corporate entities may be compulsorily requiring tax audit for their accounts under tax laws. बिल्कुल. For example, in India, every person is required to get accounts audited if turnover crosses जैसे 1 करोड़ से ऊपर. जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाती है उनको टैक्स ऑडिट करना. ये टैक्स ऑडिट है, एक कंपनी ऑडिट है, एक जीएसटी ऑडिट है. ऑडिट बहुत है, तभी तो सीए के बस काम ही बहुत है. और जितने कंप्लायंसेस कल को और बढ़ते जाएंगे, सबके ऑडिट. अब टैक्स ऑडिट एक अलग पॉइंट है, जीएसटी ऑडिट एक अलग असाइनमेंट है, कंपनी ऑडिट एक अलग असाइनमेंट है. अब कई कंपनीज ऐसी हैं जिन पे तीनों एप्लीकेबल है, फिर फीस आपकी लैक्स में क्यों नहीं होगी? समझ लो पॉइंट. कंपनी ऑडिट भी करना है हमने, टैक्स ऑडिट भी करना है हमने, और जीएसटी ऑडिट भी. और तीनों का बेस कौन है? देखने तो एक ही बुक से, पर रिपोर्ट तो अलग अलग जाएंगी ना. एंड फीस आप 3 की चार्ज करोगे, एक की थोड़ी चार्ज करेंगे. मेरे लिए तो वो तीन असाइनमेंट्स हैं अलग अलग. ये चीज आगे. नेक्स्ट इज पर्टिकुलरली, हाँ जी, सम एंटिटीज लाइक स्कूल्स, हाँ जी, may be required to get their accounts audited for the purpose of obtaining grant or assistance from the government. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल्स वगैरह के केस में कई बार ये सीबीएसई वाले ऑडिट करवाते हैं. पहले आता है ना टू बी एफिलेटेड, फिर आता है एफिलेटेड. जब ये एप्लीकेशन लगाते हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी आपने ओपन करी, समझना पॉइंट, अप्लाइड वो वर्ड लिखते हैं. अब इन दैट केस वो क्या करवाते हैं? पहले ऑडिट करवाते हैं आपका. ऑडिट एफएस का नहीं, करिकुलम का, कि क्या आप हमारी क्राइटेरिया को पूरा करते हो. अगर आप क्राइटेरिया हमारा पूरा करते हो, सारी एलिजिबिलिटीज में आते हो, तो हम आपको एफिलेशन देंगे, नहीं देंगे नहीं. ये सरकार भी करवाती है कि मान लो हमने आपको गवर्नमेंट ग्रांट देनी है 1 करोड़ रुपए की, पहले आप जो काम कर रहे हो उसका क्या करवाओ? ऑडिट करवाओ. वो हमें रिपोर्ट करेगा, बेस्ड ऑन दैट हम पास करेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट देनी है या. नेक्स्ट, however auditing is not always, yes, many entities may get their accounts audited voluntarily because of benefits from the process of audit. Many such concerns have their internal rules requiring audit due to advantages. कहते हैं बाकी तो कईयों ने तो इंटरनल रूल्स में ऑलरेडी लगा रखा है. किस चीज को देखते हुए? एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट. कि अब मैं जिस हिसाब से एडवांटेजेस पढ़कर आया हूँ सर, उस बेसिस पे तो फायदा ही फायदा है, नुकसान थोड़ी है. उस बेसिस पे तो बढ़िया चीज है कि ऑडिट करवा लेना चाहिए. तो इट्स बोथ, ये मैंडेटरी भी है और ऑप्शनल भी, डिपेंड्स ऑन. अगर तो लीगल रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, नहीं सीइंग द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस को देखते हुए तो ये लग रहा है कि ऑप्शनल भी करवा लोगे तो भी बढ़िया, फायदा ही है. तसल्ली तो होती रहेगी कम से कम कि आप सही कर रहे हैं या गलत. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, यहां पे जी ये वैसे है तो सेल्फ टॉपिक आपका, बट रिलेशन एक्सप्लेन किया गया है कि ऑडिट का रिलेशन अदर डिसिप्लिन के साथ क्या क्या है सिंपल टॉपिक, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस नॉर्मली. कि लाइक जैसे हम कहते हैं कि सर ऑडिट पर्टिकुलर एक ऐसा फील्ड है जिसको करने के लिए तुम्हें अदर सारे फील्ड्स की क्या चाहिए? नॉलेज. कहने को बंदा कहता है ये तो बस टिक मार्क ही करना है, वहां पे जाके एग्जामिनेशन ही करनी है. उल्टा सबसे मुश्किल काम ही है, क्योंकि उसके लिए आपको अकाउंट्स की नॉलेज चाहिए. आप इंटर के जितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो सबकी नॉलेज आपको कहाँ काम आएगी? ऑडिट. इवन फाउंडेशन में भी अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैथ्स पढ़ा है, वो भी काम आएगा. क्यों? मैथमेटिकल स्किल्स टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, हर तरह का. जैसे नंबर 1 ऑडिट का रिलेशन विद अकाउंट्स, दूसरा मैथ्स, तीसरा स्टैट्स. स्टैट्स में वन ऑफ द पॉइंट सैंपलिंग. क्या मैं 4 दिन में सारी ट्रांजेक्शन चेक कर लूंगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? सैंपल. सैंपल लेना, बनाना, एडिक्वेट सैंपल साइज चूज करना कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सबका हो. तो ये नॉलेज मुझे कौन प्रोवाइड करता है? स्टैटिस्टिक्स. वो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग नहीं आता, रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग एंड ऑल, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ये सारा वही तो है. आगे इकोनॉमिक्स की अगर बात करें सर, टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कि आपकी एंटिटी किस तरह के बिजनेस में है, उनका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, बैंक की मतलब अपनी जो सरकार की पॉलिसीज आपके बिजनेस को लेकर क्या है, गवर्नमेंट का बजट क्या कहता है, 100 चीजें. आगे लॉ तो सर बाय डिफॉल्ट वो तो हमने चेक ही क्या करना है कि वेदर जो भी ट्रांजेक्शन आपने करी इन कंफर्मिटी विद लॉ. नेक्स्ट, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड क्या लिखा हुआ है? आजकल तो वैसे डिजिटल ऑडिट हो चुका. 99% बुक्स आजकल किसमें मेंटेन होती हैं? डिजिटली. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स,
तो आपको सर कंप्यूटर्स की तो नॉलेज वैसी होनी चाहिए जो आपके करिकुलम में, सीए में इन्होंने आईटी की ट्रेनिंग रखी हुई है, एडवांस्ड आईटीटी की ट्रेनिंग रखी हुई है। उसका पर्पस क्या है? ये चीज, ये तो शुक्र मनाओ इन्होंने सब्जेक्ट बाहर कर दिए। नहीं, पहले इंटर लेवल पे ईआईएस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, और फाइनल्स लेवल पे होता था इसका आईएससीए, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल ऑडिट। हमने तो पढ़े हुए टॉपिक कि पहले पेपर हुआ करते थे 50, और सबसे मतलब फेलियर का कारण ये होते थे, एक ऑडिट है ये। अब कंप्यूटर की जो नॉलेज है, वर्डिंग है, वो टेक्निकल होती है जो पढ़ते हैं अपन, बट नॉलेज तो हमें चाहिए ना सर। इसके बिना तो वैसे भी आजकल तो ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट ही क्या चलता है, ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, एंड प्रोडक्शन एंड अदर मैनेजमेंट एरियाज। आपको उनके प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि क्लाइंट का बिजनेस क्या है, कैसे वो चलता है, द बेसिक नॉलेज। जैसे मान लो उनका ब्रिक किलन है, आप इसको बोलते हैं इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। कॉट स्पिन है, कॉटन टेक्सटाइल है, कोई ब्रिक किलन है, कोई रिटेल का है, होलसेल का है, किसी भी तरह का काम है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि ये बिजनेस कैसे काम करते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें कितना मार्जिन है। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलेंगी। एंड नेक्स्ट इज पर्टिकुलरली, जैसे उनका प्रोडक्शन प्रोसेस जानना, वर्ड क्या लिखा हुआ है आपने कॉस्टिंग पढ़ा दी, प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस 1 2 3 अलग अलग जगह पे अपने को कॉस्टिंग पढ़ाई तो जा रही है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट ही कौन सा, ये कॉस्टिंग तो है। क्लियर? उनकी कॉस्टिंग सिस्टम फाइंड करना, टर्मिनोलॉजीज, एंड द मेन नेक्स्ट ऑन सबसे बढ़िया, बिहेवियरल साइंस। इवन दिस सब्जेक्ट भी जिसको आप बोलते हो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी भी हमें नॉलेज में आती है, बिकॉज यू हैव टू डील विद लॉट ऑफ पीपल इन डे टू डे रूटीन वाइल डूइंग द ऑडिट। एंड उस ऑडिट को करने के लिए तुम्हें लोगों की समझ होनी चाहिए, उनका बिहेवियर नोट करना। एंड ह्यूमन बिहेवियर अपने आप में क्या है सर, चेंजिंग, हर पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पे आपको उनकी साइकोलॉजी समझना, किस सेंस में बोल रहा है, क्या ये बोल रहा है, क्यों ये बोल रहा है, उसकी इंटेंशन फाइंड करना, सामने वाले से काम कैसे लेना है, किस नेचर का ये बंदा है। लोग मतलब दो चार बातें करके पता कर लेते हैं कि इसकी टोन क्या है, किस तरह का है, क्योंकि मैं उस अकॉर्डिंग टू ही इंफॉर्मेशन पूछूंगा ना। देखो सिंपल सी बात, मैनेजमेंट का व्यू है कि इनको कुछ बताना नहीं है, हमारा व्यू है कि इनसे सब कुछ। जैसे एडवोकेट और जो विटनेस है, विटनेस तैयारी करके किस बात की आया है कि मैं कुछ डिस्क्लोज। आप कभी देखना जो एडवोकेट्स होते हैं बड़े मस्त चीज, मतलब जो जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, वाकई में वो पहले तो ना बंदे की नेचर नोट करते हैं जो सही है। जितना चलो मूवीज वगैरह में देखते हो, प्रैक्टिकल भी देखते हो, हम तो प्रैक्टिकल भी कई केस देखे हुए हैं। वो बंदे का पहला, जैसे मान लो ये कह रहे हैं मैं कूल माइंडेड हूँ, 2 मिनट रुक, अभी पता कर लूंगा कूल माइंड है या नहीं, क्योंकि तेरा हाव भाव, बॉडी गेस्टर जो बोल रहे हैं, तेरा एटीट्यूड अलग लेवल का है। दैट इज बिहेवियरल साइंस। मैं जानबूझ के तेरे सामने उल्टी सीधी हरकतें करूंगा, उल्टे सीधे क्वेश्चन करूंगा, प्रोवोक करूंगा, इतना भावुक कर लूंगा, अग्रेसिव कर लूंगा, बीच में क्वेश्चन प्लेस कर लूंगा, सच बात आ जाऊंगा। दैट इज बिहेवियरल साइंस। टैक्ट है, इंफॉर्मेशन निकलवानी कैसे है। मैं वही कह रहा हूं कि वो माइंड मेकअप लेकर बैठा कि मैंने इन्फॉर्मेशन बतानी नहीं, तुम माइंड मेकअप लेकर बैठे हो कि मैंने इन्फॉर्मेशन सारी। फिर उसके लिए आपको बिहेवियरल साइंस बड़ी नोट करनी पड़ेगी, पर्सन की नेचर नोट करनी पड़ेगी, किस तरह का है, इसकी नेचर क्या है। वो पहले तो नॉर्मली जैसे सिंपल सिंपल बातें पूछते हैं, जैसे जैसे रिप्लाई देगा ना, 3 4 क्वेश्चन की असेसमेंट हो रही है वो, फील नहीं करने देंगे। एक्सपीरियंस बंदा एक चीज होता है, वो फील नहीं करने देता, तुझे पता नहीं लगेगा मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये बातें। पर वो बातों ही बातों में सारी चीजें वो इतना कंफर्ट जोन में ले जाते हैं, जैसे हर शब्दों का खेल है जी। वो इतनी पोलाइटनेस में भी आपको ले जाएंगे, आपको लगेगा कि यही मेरी सहारा है, ये नहीं पता कि वही मिसयूज करेगा। आप हर चीजें उसको क्या कर दोगे, डिस्क्लोज कर दोगे, वही वो अगला चाहता है। सो दैट इज बिहेवियर साइंस। वो बिहेवियर नोट कर रहा है बंदे का। पढ़िए, ऑडिटर हैज टू डील विद मैनी। जितने उल्टे सीधे लोग बैठे हैं कंपनी में यार बथेरे, हर बंदा खुश थोड़ी ऑडिट से, और एम्प्लॉय तो वैसे ही नहीं। वो तो पहले ही कह रहा है कि ये मेरी जान खाने आ रहा है।
तंग करेगा, ये करेगा, सवाल पूछेगा, ये क्यों करा, फलाना क्यों करा, वो पहले ही उनके माथे पे त्योड़ी पड़ जाती, पहले ही घबरा जाते हैं, ऑडिट होएगा है, क्या पूछेगा, जो साल भर में करा भाई बताना तो पड़ेगा। वो पहले ही आगे, ही हैज टू ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम किससे, क्योंकि क्लाइंट एंड स्टाफ मैनेजमेंट से मैं डेली डील करूंगा, मैं बातचीत करता रहूंगा। नाउ मोर ओवर ही शेल डायरेक्ट एंड, और दूसरी बात, मैंने अपने स्टाफ से भी काम लेना। सीनियर किसी वजह से सीनियर है, क्यों, वो बहुत सारी चीजें क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और आज की डेट में लेबर से काम लेना सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है। हर बिजनेस की ऑटोमेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं लोग यार। अगला आज खर्चा करके पर्टिकुलरली मशीनरी ऑप्ट कर लेगा, मैन नहीं ना जी, बंदा नहीं रखना पड़े, लेबर 100 झंझट, काम सिखाऊंगा छोड़ के भाग गया, फिर दोबारा काम सिखाऊंगा, उल्टा ये नहीं समझ रहा मैं उसको रख रहा हूं या वो मुझे रख रहा है। जब काम लेने की बारी आती है पर्टिकुलरली, टाटा बाय बाय, अब तो चले किसी दूसरी कंपनी में स्विच ओवर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो डे बाय डे किस पे शिफ्ट कर रहे हैं, ऑटोमेशन। मशीनें लगाओ, मशीन तो नहीं जवाब देगी, मशीन तो काम करेगी, बंदे ही नहीं मिलते काम करने के लिए। अब इन दैट केस रोज सबके कोई ना दुख दर्द है। फिर मैंने अपने भाई काम भी तो टैक्ट लेने हैं ना, तसल्ली भी तो करानी है अपने। मैं अगर मेरा स्टाफ ही ना मेरे कहने में, फिर क्लाइंट का स्टाफ मेरी क्या सुनेगा। जब कहते नहीं, अपने बच्चे जब कहने में नहीं है, दूसरों के तो क्या मानेंगे। पहले मेरा स्टाफ मेरी तो सुनता नहीं, वो मेरा क्लाइंट का स्टाफ क्या सुनेगा, फिर तो वो भी नहीं सुनेगा। ये चीज बड़ी काउंटिंग वाली होती है, कि मतलब ये आपको ना एम्बियंस हर जगह का देखकर पता लग जाता है। इतनी असेसमेंट तो आप भी, कोई छोटी मोटी चीज तो हो नहीं, इतना तो आप भी नोट डाउन करना शुरू कर लेते हो, पर्टिकुलरली जहां भी हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में गए, कि वहां का एम्बियंस क्या है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है या लीनियंट है। इतना तो आपको 2 दिन में समझ आ जाता है कि यहाँ अपनी चलेगी या इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ये भी समझ लेते हो। क्यों, वो वहां का एनवायरनमेंट है, वही चीज क्रिएट करनी पड़ती है। क्यों, कल को मेरा स्टाफ मेरी बात ना सुने, फिर आगे क्लाइंट का स्टाफ कहाँ सुन लेगा, वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो इसीलिए ऑडिटर को दिन भर में बहुत सारे लोगों से डेली डील करना पड़ता है। और आप ये मानो जितने तरह के लोग, सबके रवैये अलग अलग, सबकी नेचर अलग अलग, तो कितने लोगों से तुम डेली डील कर रहे हो, कितने माइंड से तुम लोग डेली डील कर रहे हो। अलग से मैं एट प्रेजेंट सेम प्रोफेशन अगर टीचिंग में भी लेके चलूं, हर तरह का पर्सन हमारे पास आ रहा है, हर तरह का। ये चीजें हमें भी मतलब सीखनी पड़ी हैं, मतलब ऑटोमेटिकली नहीं आती है, ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टू, कि पहले पर्सन की टोन समझो। हमारी भी पिच रेडी है, पर्टिकुलरली में पता होता है कि किस वे से बात करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये बंदा बार बार किस चीज पे आ रहा है, मतलब ये वही सुनना चाह रहा है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करो। बहुत एक्ट है यार। हमें खुद नहीं पता तो सामने वाले से क्या बात करेंगे, जिस दिन कुर्सी पे बैठेंगे फिर देखेंगे, हो जाए शुरू। फिर वहां से उसकी नोट करेंगे चीज, कि कहाँ जा रहा है, किस लैंग्वेज में जा रहा है, उस अकॉर्डिंग टू उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ये पॉइंट। क्योंकि बिजनेस मैंने भी लेना है, बिजनेस मैंने भी लेना है। आज की डेट में सामने वाले बंदे की जेब से पैसा निकलवाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, वेदर इट्स इन्वेस्टमेंट, वेदर इट्स रेवेन्यू। आप ये समझ के देखो पर्टिकुलरली, कि अगला मान लो सपोज अभी तो ट्राई मारने आया था, कि चल पूछ के आते हैं, और जगह जगह फिर रहा है, एंड आप में वो कैपेबिलिटी चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, नहीं सर, डिपॉजिट आज ही, वो कला आपके अंदर होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब कल को आप एज अ सोशल सेवा थोड़ी करनी है, पर्टिकुलरली हम लोगों ने सीए बनने के बाद यार, पैसा कमाना है, बट पैसा निकलवाना बड़ा मुश्किल है सामने वाले की जेब से, एंड निकलवाने भी लैक्स हैं। समझो उस चीज को, फिर कैसे निकालोगे, बिहेवियर, सामने वाले के साथ कैसे अटैच होना, उसकी वर्डिंग कैसे रहनी चाहिए, ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। सो दिस इज दैट टॉपिक, की ऑडिट का सिर्फ ऑडिट ही काम नहीं आता, ऑडिट के अदर डिसिप्लिन जो हैं, बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उन सबकी नॉलेज भी आपको यहाँ पे क्या आती है, काम आती है। उनके बिना तो वैसे ही पॉसिबल नहीं। अब लाइक लास्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेशोज, बजट, ट्रेंड एनालिसिस एंड ऑल, ये सारा कौन करता है तुम्हारा, एफएम। पढ़िए,
ही शुड हैव नॉलेज ऑफ क्या, फाइनेंशियल टेक्निक्स। हाँ जी, लाइक रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये सारे तेरे एफएम के टॉपिक सारे क्लियर। एंड दिस विल हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द, क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ सिंपल सी बात, कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक और बेटर वे से क्या कर पाऊं, अंडरस्टैंड कर पाऊं। अब जो ऊपर वाले बीच बीच में मैंने थोड़े से रखे हैं, इसको सेल्फ एक बार पढ़कर आना, क्योंकि ये मेरे लिए नॉलेज पर्पस है। मैंने काफी चीजें तो बताई, बट एक बस इंग्लिश लाइन पढ़कर इसको क्लिक करना, कहीं शायद काम आए तो अलग बात है, नहीं पता होना चाहिए कि सर ऑडिटिंग मीन्स नॉट ओनली ऑडिट, द अदर फील्ड्स की नॉलेज भी हमें साथ में चाहिए। इज दैट क्लियर? सो कल वाले पार्ट में मेरा जो टारगेट होगा, ये तो चलो डिफरेंस छोटा सा ही है, एक तो क्वालिटीज, क्वालिटीज के बाद ऑब्जेक्टिव, ये भी डन होगा, और स्कोप। मेरा सर यहां तक है, इनहेरेंट लिमिटेशन से पहले पहले कल अपनी पूरी कोशिश रहेगी, कोशिश है, बाकी डिपेंड्स 1 to 1 जितना टाइम लगेगा, पर कल के अपने टारगेट ये 3 टॉपिक हैं। वन इज क्वालिटीज, सेकंड इज आपका स्कोप, एंड एक बीच में आया था ऑब्जेक्टिव। ये 3 टॉपिक आपके कल हम क्या करेंगे, रैप अप करेंगे। चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।